हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कलेक्टिव लर्निंग। मैं हूं मध्य द्विवेदी। इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए होता है और पेपर में नंबर लाने के लिए पीवाईक्यू सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, चाहे बात हो यूपीएससी की या हो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल की या फिर रेलवे की हो, एक चीज़ जो कॉमन है वो है एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री से सीधे सवाल। हड़प्पा सभ्यता से लेकर महाजनपद, सम्राट अशोक से लेकर प्रारंभिक नगर, हर कॉन्सेप्ट, हर चैप्टर से बार बार सवाल पूछे गए हैं। इसलिए इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री के वो 100 सबसे महत्वपूर्ण पीवाईक्यू जो यूपीएससी, एसएससी और रेलवे जैसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या आने वाले एग्जाम में दोहराए जा सकते हैं। हर सवाल के साथ मिलेगा सही उत्तर, सोल्यूशन, एग्जाम नेम और डेट्स और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इतिहास में भी एक्यूरेसी प्लस रिकॉल बनी रहे दोनों, तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं एनसीईआरटी सभी पढ़ा दिया हूँ 11 चैप्टर और आप सभी का मैं एक साथ क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ इम्पोर्टेंट। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की ईंटों का उपयोग करते थे? व्हाट टाइप ऑफ ब्रिक्स डिड द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कच्ची मिट्टी, पत्थर, पक्की या फिर लकड़ी। आंसर देख सकते हैं पकी हुई ईंटें, बेक्ड ब्रिक्स। तो ये तो आपको पता ही रहा होगा पहले से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में अन्न संग्रह के लिए कौन सी संरचना प्रयोग में लाई जाती थी? ऑप्शन है आवासीय घर, राजा का महल, अन्नागार या फिर मंदिर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेनरी यानी कि अन्नागार, जो कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में बड़े अन्नागार पाए गए हैं जहां अन्न को क्या किया जाता था, संग्रहित किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं एग्जाम का नाम और किस सन में आता है ये दिया गया। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली कैसी थी? ढके हुए नाले, खुले नाले, जल निकासी नहीं थी या फिर लकड़ी की पाइपें थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ढके हुए नाले, कवर्ड ड्रेन हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाजनपद काल में गण का अर्थ क्या होता था? एक राजा, एक गणराज्य, एक पुजारी या फिर एक गांव? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक गणराज्य, अ रिपब्लिक। गण शब्द उन जनों के लिए प्रयोग होता था जहां शासन एक व्यक्ति के बजाय समूह द्वारा किया जाता था। अगला देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए सबसे पुराना स्रोत क्या है? अभिलेख, सिक्के, पांडुलिपियां, पुरातात्विक अवशेष? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पुरातात्विक अवशेष। पुरातात्विक अवशेष जैसे उपकरण, मिट्टी के बर्तन आदि सबसे पुराने स्रोत माने जाते हैं। अगला देखते हैं, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन कौन थे? ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्नि, इंद्र और सोम। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र और सोम को प्रमुख देवताओं के रूप में पूजा गया था। इंद्र युद्ध और वर्षा के देवता थे, अग्नि यज्ञ के देवता थे और सोम एक पवित्र पेय था जिसको लोग भी उस समय के पिया करते थे, देवता भी इसको पीते थे। अगला देखते हैं, मोहनजोदड़ो में प्राप्त नृत्य करती बालिका की मूर्ति किस धातु की बनी हुई है? वो छोटी सी एक मूर्ति है, आपने देखा होगा। तो किसकी है वो? कांसे की है। मोहनजोदड़ो में मिली है 10.5 सेंटीमीटर मूर्ति, कांसे की बनी हुई है, जो उस समय की धातु कला की उन्नतता को दर्शाती है। डांसिंग गर्ल का आपने नाम सुना होगा, वो किस मुद्रा में है? वो त्रिभंग मुद्रा में है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि त्रिभंग मुद्रा की मूर्ति किससे बनी है? तो किससे है? कांसे की बनी है। आगे चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? आपके ऑप्शन दिए हैं हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर राखीगढ़ी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राखीगढ़ी। हरियाणा में स्थित राखीगढ़ी स्थल को अब हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। यहाँ से कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला देखते हैं, प्राचीन भारत में सुत्त पिटक किस धर्म ग्रंथ का भाग था? आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म को। सुत्त पिटक त्रिपिटक का एक भाग है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित किए गए हैं।
10वां क्वेश्चन, वेदों की भाषा क्या थी? ये तो आप बता सकते हैं, संस्कृति। अगला देखते हैं, वैदिक सभ्यता के लोग किस यज्ञ में घोड़े की बलि देते थे? तो आपने अश्वमेध का यह नाम सुना होगा, रामायण में भी मतलब श्री राम भगवान भी करते हैं। तो अश्वमेध यज्ञ एक वैदिक यज्ञ था जिसमें राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने हेतु घोड़े की बलि देता था। यह राजा की संप्रभुता को दर्शाता था। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? मंदिर, जलाशय, बंदरगाह या फिर स्तूप? लोथल गुजरात में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह था जहां विश्व का सबसे प्राचीन डॉकयार्ड पाया जाता है, यानी किस लिए? बंदरगाह के लिए। अगला देखते हैं, महाजनपद काल के समय कितने महाजनपद थे? 12, 14, 16 या फिर 18? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 16 थे। महाजनपद काल में 16 प्रमुख जनपद थे जिन्हें खोडस महाजनपद भी कहा जाता था। इनमें से मगध, कौशल, अवंती प्रमुख थे। कुल मिलाकर 16 हैं, सभी की राजधानियों सहित आप याद रख सकते हैं। आगे देखिए, धम्म की नीति किसने अपनाई थी? सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन? करेक्ट आंसर होगा सम्राट अशोक। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा त्याग कर धर्म की नीति अपनाई थी जो कि नैतिकता, सह अस्तित्व और अहिंसा पर आधारित थी। अगला देखते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन कौन शामिल है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए, इसको आप देख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? बुद्ध, धर्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न या 3 रत्न हुए, बुद्ध यानी कि गुरु, धर्म यानी उपदेश, संघ यानी समुदाय। इन पर श्रद्धा रखना बौद्ध धर्म का मूल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस विषय पर दिया था? 4 पुरुषार्थ, त्रिरत्न, अष्टांगिक मार्ग या फिर 4 आर्य शर्त? किस पे दिया था? 4 आर्य शर्त पे, 4 आर्य सत्य है। सरनाथ में भगवान बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन करते हुए 4 आर्य सत्य की शिक्षा दी थी जो बौद्ध धर्म की नींव मानी जाती है। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे जो बाद में हिंदू धर्म से जुड़ गया? किसकी करते थे? बैल की। हड़प्पा काल में बैल की मूर्तियाँ मिली हैं और उसकी सील्स मिली हैं। सील्स के ऊपर उसको दर्शाया जाता था जो इनके धार्मिक महत्व को दर्शाती है। बाद में शिव से जुड़ा नंदी के रूप में जो कि पूजनीय है। अगला देखते हैं, प्राचीन भारत में जैविक खेती का साक्ष्य किस सभ्यता से मिला है? वैदिक सभ्यता, मौर्य काल, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर गुप्त काल से? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा काल में रसायन मुक्त खेती के प्रमाण मिले हैं जैसे सस्य चक्र, पशुपालन आदि। यह जैविक खेती का प्रारंभिक रूप था। अगला 19, बौद्ध त्रिपिटक में कौन सा पिटक विनय नियमों से संबंधित है? तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विनय। इसका इंग्लिश विच पिटक इज बुद्धिस्ट त्रिपिटक इज रिलेटेड टू मोनास्टिक डिसिप्लिन। इसमें तो पहले विनय पिटक दे दिया। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन में किस बात की विशेषता थी? असममित गलियाँ, ऊंची दीवारें, ग्रिड पैटर्न या फिर सेंट्रल महल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्रिड पैटर्न। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों में मिली थी, यानी समकोण पे आके मिला करती थी सड़कें। मौर्य शासक बिंदुसार के बारे में यूनानी राजदूत ने किस यूनानी राजदूत ने जानकारी दी थी? मेगास्थनीज, डिमाकस, टालेमी या फिर फाहियान? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डिमाकस। डिमाकस यूनानी राजदूत था जिसे सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेथ बाट कहाँ स्थित है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो में। ग्रेट बाथ एक सार्वजनिक स्नानागार है जो मोहनजोदड़ो से मिला है और धार्मिक व सामाजिक उपयोग के लिए। उस चित्र में देखा भी होगा, जब मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा था तो वहाँ पे उसका फिगर चित्र दिया हुआ है। अगर आपने एनसीईआरटी के लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर सभी लेक्चर देख लीजिएगा, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। नंबर 23, बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? निर्वाण, मोक्ष, परिनिर्वाण या फिर समाधि? करेक्ट आंसर क्या होगा? परिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु को परिनिर्वाण कहा जाता है जो अंतिम मुक्ति का प्रतीक है। यह कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला देखते हैं, सभ्यता की लिपि कैसी थी? ब्राह्मी, खरोष्ठी, चित्रलिपि या फिर नागरी? करेक्ट आंसर क्या होगा? चित्रलिपि यानी पिक्टोग्राफिक।
हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रों और संकेतों पर आधारित थी, जिसे चित्रलिपि कहते हैं। आप मोहरों में भी देखे होंगे कि उसमें चित्र दर्शाए जाते थे, या फिर छोटे ही अभिलेख मिले हैं वो छोटी छोटी चीज़ों पे अक्सर मोहरों पे ही हुआ करते थे, जो कि चित्र के फॉर्म में थे। आगे देखते हैं, प्राचीन भारत में नालंदा किसके लिए प्रसिद्ध था? मंदिर, युद्ध कौशल, विश्वविद्यालय या फिर संगीत? किसके लिए था? विश्वविद्यालय। नालंदा प्राचीन भारत का विश्वविद्यालय। शिक्षा के साथ साथ अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। आगे देखते हैं, प्राचीन भारत में वैदिक साहित्य की भाषा क्या थी? अरबी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संस्कृति थी। वैदिक साहित्य जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि मुख्यतः संस्कृत भाषा में ही लिखे गए थे। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं हुआ था? तांबा, कांस्य, लोहा या फिर सीसा? करेक्ट आंसर क्या होगा? लोहा। हड़प्पा सभ्यता में तांबा, कांस्य, सीसा आदि का प्रयोग होता था, लेकिन लौह धातु का प्रयोग नहीं हुआ था, क्योंकि यह लौह युग के पहले की सभ्यता थी। आगे देखते हैं, श्रावण बेलगोला किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म या फिर इस्लाम? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जैन धर्म से। श्रावण बेलगोला कर्नाटक में स्थित एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है, जहां गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल मूर्ति स्थापित है। आगे देखते हैं, आर्य लोग प्राचीन भारत में किस दिशा से आए थे? उत्तर, पश्चिम, दक्षिण या फिर पूर्व? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पश्चिम से। आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ माना जाता है। वे उत्तर पश्चिम दिशा से भारत में प्रवेश किए थे। अगला देखते हैं, ऋग्वेद किसका संकलन है? उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, ऋचाओं का संकलन या फिर स्मृतियाँ हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऋचाओं का संकलन है, जिसमें 1028 ऋचाएँ या फिर स्तुतियाँ हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या था? इसमें देवताओं की प्रशंसा की जाती थी। इसमें टोटल 10 मंडल भी हैं, याद रखिएगा। वैदिक काल में सभा और समिति क्या थे? न्यायालय, धार्मिक स्थल, प्रशासनिक इकाई या फिर जनसभा संस्थाएं थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जनसभा संस्थाएं, जो कि काम क्या किया करती थी? नीति निर्धारण और प्रशासन। अगला देखते हैं, हड़प्पा राम शर्मा की एंशिएंट हिस्ट्री की बुक पढ़े होंगे, तो उसमें ईंटों का दिया गया है काफ़ी डिटेल से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4, 2 और 1। हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों का सामान्य अनुपात 4, 2, 1 था, जिससे निर्माण की समानता सुनिश्चित होती थी। आज की ईंटें जो बनती हैं वो किस लेंथ की होती हैं? आपने उसको क्या ऑब्जर्व किया है? अगर किया है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं, महाजनपद काल में अवंती की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, उज्जैनी, कौशाम्बी या फिर वैशाली? तो ये देखिए, महाजनपदों की राजधानी भी पूछता है। 16 महाजनपद है, सभी की राजधानी आप याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उज्जैनी। महाजनपद काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, जो वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित थी और एक प्रमुख व्यापारिक नगर भी हुआ करता था। आगे देखते हैं, धम्म शब्द अशोक के शिलालेख में किस अर्थ में प्रयुक्त होता था? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, नैतिक जीवन शैली या फिर कर्म सिद्धांत? तो धम्म का शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? तो नैतिक जीवन शैली के लिए उपयोग होता था। धम्म अशोक द्वारा अपनाई गई एक नैतिक जीवन प्रणाली थी, जो कि सहिष्णुता, करुणा और जनहित की बात करती थी, ना कि यहाँ पे धर्म से। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्रोत बुद्ध के जीवन पर जानकारी नहीं देता है? जातक, महावंश, दीपवंश, अर्थशास्त्र? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित एक प्रशासनिक ग्रंथ है। यह बुद्ध के जीवन पर आधारित नहीं है, बल्कि इसमें क्या मिलता है? जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती। अगला देखते हैं, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह, सारनाथ, वैशाली या फिर कपिलवस्तु? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, दिया था। धमेख स्तूप आपने सुना होगा, वो सारनाथ में ही स्थित है, इसीलिए वो प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक मुद्रा हड़प्पा काल से संबंधित है? पंचमार्क, अशोक, पशुपति या फिर स्वर्ण मुद्रा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पशुपति मुद्रा, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। इसमें एक योग मुद्रा में देवता को 3 मुखों और पशुओं के बीच दर्शाया गया है। उस जो मूर्ति है उसके तीनों तरफ, यानी कि जो पशु दर्शाए गए हैं वो कौन से पशु हैं, चित्र में आप देखिएगा उसको गौर से। आगे चलते हैं, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? जैन, वैदिक, बौद्ध या फिर सिख धर्म? तो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 ग्रंथ हैं इनके। आगे चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के समय किस जानवर को नहीं जाना जाता था? बैल, हाथी, घोड़ा या फिर कुत्ता?
आगे इसका आंसर क्या होगा? घोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के प्रमाण बहुत दुर्लभ मिले। इससे अनुमान लगाया जाता है कि उस समय ये प्रचलित नहीं थे, बल्कि जब ऋग्वेदिक का समय आता है उस समय घोड़ों की संख्या काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। आप ये बताइए सबसे पहले किस जानवर को पाला गया था? आगे देखते हैं। कौटिल्य का अन्य नाम क्या था? तो उनका अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के ये क्या थे? प्रधानमंत्री थे। आगे चलते हैं। महाजनपद काल में मगध की प्रमुख राजधानी क्या थी? ऑप्शन है वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह या फिर चंपा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राजगृह। प्रारंभिक महाजनपद काल में मगध की राजधानी राजगृह थी, बाद में इसे पाटलिपुत्र कर दिया जाता है। ठीक है, चंपा है, चंपा की राजधानी क्या थी? अंग थी, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। वैदिक काल में गो शब्द का अर्थ क्या होता था? गाय, युद्ध, पानी या फिर आग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गाय, यानी गो गाय के लिए उपयोग किया जाता था। आगे देखते हैं। बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? कुशीनगर, सारनाथ, वैशाली या फिर बोधगया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और बोधगया में उन्होंने क्या प्राप्त किया था? ज्ञान प्राप्त किया था। सारनाथ में उन्होंने क्या किया था? अपना पहला उपदेश दिया था। वैशाली के बाद नंद वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था? घनानंद, महापद्मनंद, नंदराज या फिर काशीनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? घनानंद। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से क्या करते हैं? पराजित कर दिए और मौर्य साम्राज्य का क्या करते हैं? स्थापना। आगे चलते हैं। बौद्ध संघ की सदस्यता प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितनी थी? 10, 15, 20 या फिर 25 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 20 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाजनपद काल में बज्जी संघ की राजधानी क्या थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, उज्जैनी या फिर चंपा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वैशाली। तो बज्जी का क्या था? वैशाली। चंपा का क्या था? अंग था, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? आपके ऑप्शन दिए गए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बंदरगाह, यानी कि डॉकयार्ड के लिए। लोथल गुजरात में स्थित था और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। इससे क्या होता था? मध्य एशिया के क्षेत्रों में यहीं से व्यापार किया जाता था। आगे देखते हैं। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? ये तो आसान सा सवाल है, 16 थी। अच्छा, ये जरूर याद रखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित हुई थी, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म में संघ का क्या अर्थ है? मंदिर, भिक्षुओं का समुदाय, तीर्थ स्थान या फिर धार्मिक पुस्तक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भिक्षुओं का समुदाय, कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स। मॉन्क्स का मतलब क्या होता है? जो संत महात्मा होते हैं उनको मॉन्क्स बोला जाता है। आगे देखते हैं। बोध गया में बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था? जन्म, उपदेश, निर्वाण या फिर ज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ज्ञान। देखिए यहाँ पे इनलाइटमेंट शब्द का उपयोग किया गया है इंग्लिश में। इनलाइटमेंट का मतलब ये ज्ञान नहीं होता जो ज्ञान हम लोग ले रहे हैं, ये इनलाइटमेंट का मतलब कुछ और ज्ञान होता है, ठीक है, जो कि बुद्ध को प्राप्त हुआ था। आगे चलते हैं। महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? कौशल, मगध, अवंती या फिर बज्जी। तो आप बताइए, महान अशोक किस साम्राज्य के थे? कहाँ पे स्थापना हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अब मगध, ठीक है। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जिसने बाद में पूरे उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में किस यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था? राजसूय, अश्वमेध, वाजपेय या फिर अग्निहोत्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अश्वमेध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धम्म शब्द का अर्थ अशोक के संदर्भ में क्या था? धार्मिक अनुष्ठान। ये तो अच्छा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बट ये देख लीजिएगा कि किसी और एग्जाम में आया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे दोबारा डला हुआ है। तो इससे ये भी समझ में आ रहा है कि एक ही क्वेश्चन कई और एग्जामों में बार बार रिपीट होकर आया है। अगला देखते हैं। सप्त सिंधु किससे संबंधित है? 7 पर्वत, 7 समुद्र, 7 नदियों या फिर 7 वन से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 7 नदियों से। सप्त सिंधु ऋग्वेद में वर्णित 7 नदियों का समूह है, जो वैदिक सभ्यता का केंद्र था। अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अनाज को संग्रहित करने की व्यवस्था कहाँ मिलती है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल या फिर हड़प्पा में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हड़प्पा में। हड़प्पा से अनाज भंडारण की एक सुव्यवस्थित प्रणाली के अवशेष प्राप्त हुए, जिसे ग्रेनरी कहते हैं। अगला देखते हैं।
हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो ये तो आसान सा होगा, बता सकते हैं, लोहे का। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तभी पिछले एक क्वेश्चन में मैंने बताया था कितने हैं, 1028 हैं और 10 मंडल में इसको विभाजित किया गया है। कभी कभी क्या होता है, मंडलों से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस मंडल में किसके बारे में जानकारी दी गई, बट आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए। बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र या फिर कुशीनगर? तो इसका करेक्ट क्या आंसर होगा? प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह की सप्तवर्णी गुफा में आयोजित की गई थी। ठीक है, आप ये बताइए कि ये आयोजित करने वाले कौन थे। आगे देखते हैं, वैदिक सभ्यता का मुख्य देवता कौन था? अग्नि, वरुण, इंद्र या फिर सोम? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंद्र थे। इंद्र को ऋग्वेद में सबसे शक्तिशाली देवता माना गया, जो वर्षा और युद्ध के देवता हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता में मृतकों को किस प्रकार दफनाया जाता था? अग्नि संस्कार, कब्र में दफनाना, जल समाधि या फिर पेड़ के नीचे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कब्र में दफनाना, बरियल इन ग्रेव्स इसको बोला जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में शवों को कब्रों में दफनाने की परंपरा थी, जिसमें वस्त्र और आभूषण भी साथ रखे जाते थे। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में जिन लोगों का उल्लेख है वे किस क्षेत्र में रहते थे? पंजाब, अफगानिस्तान, राजस्थान, गुजरात, गंगा घाटी या फिर गोदावरी बेसिन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पंजाब और अफगानिस्तान। ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र पंजाब और वर्तमान अफगानिस्तान के आसपास था, जिसे सप्त सिंधु क्षेत्र भी कहा जाता था। अगला देखते हैं, वेदों की भाषा क्या थी? पाली, संस्कृत, प्राकृत या फिर ब्राह्मी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संस्कृत थी। वेदों की रचना संस्कृत में की गई थी, जो आज की शुद्धतम संस्कृति मानी जाती है। यानी कि आजकल जो हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं वो नहीं, वो इसकी प्राचीन थी। ठीक है, वैदिक संस्कृति। आगे देखते हैं, महाजनपद काल में सर्वप्रथम किस राज्य ने सिक्के चलाए थे? मगध, अवंती, काशी या फिर पंचाल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पंचाल। पंचाल महाजनपद सबसे पहले पंचमार्क वाले चांदी के सिक्के चलाया था। मगध ने हाथी का उपयोग सबसे पहले किया था। आगे चलते हैं, ऋग्वेद में किस देवता को सबसे अधिक सूक्त समर्पित है? अग्नि, इंद्र, वरुण या फिर सोम को? किस देवता के लिए है? ऋग्वेद में इंद्र को सबसे अधिक सूक्त समर्पित है, क्योंकि वो वर्षा और युद्ध के देवता माने जाते थे। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म के अनुसार 8 अंगों वाला मार्ग क्या कहलाता है? त्रिरत्न, अष्टांग मार्ग, पंचशील या फिर धम्म? तो यहाँ पे आप ऑप्शन सही समझ गए होंगे, अष्टांग मार्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाजनपद काल में बज्जी की राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है किसी और एग्जाम में, इस वजह से यहाँ पे आप CGL में आया था 2017। तो इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। अच्छा, यहाँ पे ये फैक्ट याद रखिए, ये क्या था? पहला गणतांत्रिक राज्य माना जाता है इसको। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान से डाकयार्ड प्राप्त हुआ? तो ये तो वही रिपीट क्वेश्चन है, कहाँ पे हुआ था? गुजरात में, लोथल। ठीक है, अगला देखते हैं, बौद्ध धर्म के प्रतीक धर्मचक्र प्रवर्तन को किससे दर्शाया गया है? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर या फिर लुम्बिनी? किससे दर्शाया गया है? सारनाथ। वह स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को क्या कहते हैं? तो ये पिक्टोग्राफिक थी, पीछे हम देख चुके हैं। गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो ये भी क्वेश्चन हम देख चुके हैं, कुशीनगर में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो ये सारनाथ में दिए थे। सिंधु घाटी सभ्यता में डांसिंग गर्ल की मूर्ति, ये तो ब्रॉन्ज आप देख सकते हैं, कांसे की पहले के। ऋग्वेद में किस नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख है? सरस्वती, गंगा, यमुना या फिर सिंधु? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंधु। यानी ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे? ये भी क्वेश्चन हो चुका है, बुद्ध, संघ और धर्म। मौर्य शासन का सबसे महान राजा कौन माना जाता है? तो अशोक, आपने सुना ही होगा, जिन्होंने कलिंग पे क्या किया था? युद्ध किया था और फिर उसके बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आगे देखते हैं, गुप्त काल में कौन सा धर्म सर्वाधिक प्रचलित था? बौद्ध, जैन, हिंदू या फिर यहूदी? तो कौन सा था? हिंदू धर्म। गुप्त काल में हिंदू धर्म विशेषकर वैष्णव संप्रदाय का बोलबाला था। गुप्त शासकों ने ब्राह्मणों को दान भी दिया था।
आगे इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे धर्म को उन्होंने दबाया था, ऐसा कुछ नहीं। बौद्ध धर्म भी थे, जैन धर्म भी थे, लेकिन ये हिंदू क्या था, मतलब ज़्यादा इनका बोलबाला था। आगे चलते हैं। बौद्ध विहार नालंदा की स्थापना किसने की थी? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर हर्षवर्धन? किन्होंने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। कब की थी? 5वीं शताब्दी में। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध इलाहाबाद स्तंभ लेख किसके काल से संबंधित है? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या फिर अशोक? किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त की विजय गाथाओं को दर्शाता है और हरिसेन द्वारा रचित है। ये जब मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा था वहाँ पे मैंने डिटेल से बताया, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं वहाँ पे जाकर। देखिए होता ये है कि जो भी इलाहाबाद का स्तंभ था उसको बनवाया किसने था? अशोक ने बनवाया था। लेकिन उसमें प्रशस्ति जो लिखी जाती है बाद में, वो किसकी लिखी जाती है? समुद्रगुप्त की लिखी जाती है। आगे देखते हैं। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्टी या फिर नागरी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्राह्मी लिपि। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, जबकि उत्तर पश्चिम भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? थानेसर, कन्नौज या फिर पाटलिपुत्र या वाराणसी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कन्नौज। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित कर लिया था। यानी पहले राजधानी थानेसर थी, उसके बाद उसको कन्नौज कर दिया जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। हर्षवर्धन का सबसे प्रसिद्ध दूत कौन सा था जिसे चीन भेजा गया था? बाणभट्ट, ह्वेनसांग, हरिश्चंद्र या फिर राजा भवन? तो किस दूत को उन्होंने भेजा था? चीन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के समय चीन से आए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का विस्तृत वर्णन किया था। लगभग कब आए थे? 600 या 700 ईस्वी में आए थे, ठीक है। और अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लगभग 1400 साल पहले आए थे ह्वेनसांग। अगला देखते हैं। गुप्त काल में नवरत्न किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, विक्रमादित्य या फिर हर्षवर्धन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विक्रमादित्य। नवरत्न प्रसिद्ध विद्वान थे जो विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार की शोभा हुआ करते थे। आगे चलते हैं। भारत का पहला संगठित साम्राज्य किसे कहा जाता है? अशोक, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि भारत का पहला संगठित साम्राज्य था। आगे देखते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिनमें से ऋग्वेद सबसे पुराना है। अथर्ववेद में क्या है? जादू टोने इस तरह की बातें इसमें की जाती हैं अथर्ववेद में। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त या फिर हाइम्स हैं? तो स्प्लिट हो गया है किसी और टाइप में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1028 सूक्त हैं, जो कि 10 मंडल में विभाजित है। आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान कहाँ माना जाता है? भारत, यूरोप, मध्य एशिया या फिर चीन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मध्य एशिया। प्रचलित मान्यता के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया यानी कि केंद्रीय एशिया में था। आगे देखते हैं। प्राचीन भारत में सभा और समिति क्या थी? ये तो क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, बट आप देख सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम में आया था 2015 में। सभा और समिति किससे संबंधित थी? जनसभा और संस्थाएं हुआ करती थी। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आरआरबी ग्रुप डी 2019 में आया है। उसके पहले एक और एग्जाम में आ चुका है। तो कहाँ पे? राखीगढ़ी, जो कि कहाँ है? हरियाणा में। अगला देखते हैं। प्राचीन किस धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है? किससे? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। महाजनपदों की संख्या 16 है भाई। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। किस वेद को भारतीय संस्कृति का मूल स्रोत माना जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सामवेद। सामवेद में मंत्रों को गान के रूप में गाया गया है, इस कारण से भारतीय संगीत का मूल माना जाता है। अगला देखते हैं। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? निर्वाण प्राप्ति, पूजा पद्धति, ब्रह्मचर्य जीवन या फिर धर्म प्रचार से? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निर्वाण प्राप्ति। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म का मुख्य साधना मार्ग है, जो निर्वाण की प्राप्ति हेतु बनाए गए हैं। आगे देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव या फिर सुमतिनाथ? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऋषभदेव। ऋषभदेव को जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के रूप में पूजा जाता है और इनका उल्लेख पुराणों में भी है, ठीक है। और महावीर कौन से थे? 24वें और अंतिम भी थे। हड़प्पा कालीन लोग किस धातु से परिचित थे? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर लोहा। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, ये आप देख सकते हैं। पुराण किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत, पाली, संस्कृत या फिर फारसी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संस्कृत में लिखे गए हैं। अगला देखते हैं। हड़प्पा संस्कृत के लोग
किस कृषि उत्पाद को प्रमुखता से उगाते थे? गेहूँ, चावल, गन्ना या फिर मक्का? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गेहूँ उगाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग सिंचित कृषि करते थे और गेहूँ जौ जैसी फसलें उगाया करते थे। आगे देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, कुंडग्राम, राजगृह? करेक्ट आंसर क्या है? कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम, जो कि वैशाली के निकट है, में कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला देखते हैं, बुद्ध के अनुसार दुख का कारण क्या है? अज्ञानता, तृष्णा, हिंसा या फिर मोह? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तृष्णा, यानी कि डिजायर। बुद्ध ने बताया कि जीवन के दुख का मूल कारण तृष्णा या फिर इच्छा है, जिसको लालसा भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें यज्ञों का विस्तृत वर्णन किया गया। ये 100 तक क्वेश्चन हो गए। इसके आगे के जो भी हैं वो यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी पीसीएस के पूछे गए सवाल हैं। लगभग 10-15 क्वेश्चन होंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक जीवन का मुख्य प्रमाण कौन सा है? स्नानागार, अग्निकुंड, योगी की मूर्ति या फिर पशुपति मोहर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पशुपति मोहर। पशुपति मोहर पर एक त्रिमुखी योगी दर्शाया गया, जो शिव का प्रारंभिक मुख माना जाता है। यह धार्मिक जीवन का प्रमाण है। अगला देखते हैं, प्राचीन भारत में धम्म शब्द का क्या अर्थ था? युद्ध नीति, धर्म प्रचार, नैतिक जीवन या फिर पूजा पद्धति? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नैतिक जीवन। अगला देखते हैं, कौन सा स्रोत गुप्त काल की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालता है? मुद्रा राक्षक, इलाहाबाद स्तंभ लेख, हरिवंश पुराण या फिर विष्णु पुराण? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इलाहाबाद स्तंभ लेख। इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त की विजयों का विस्तृत विवरण देता है और गुप्त काल की राजनीति का मुख्य स्रोत भी है। आगे चलते हैं, बौद्ध परंपरा के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? वैशाली, कुशीनगर, लुम्बिनी या फिर कपिलवस्तु? करेक्ट आंसर क्या है? लुम्बिनी। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, जो कि अब नेपाल में हुआ था। यह क्या है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। आगे चलते हैं, प्राचीन भारत में गृहपति शब्द किसका सूचक था? राजा, सामंत, कृषक या फिर परिवार का मुखिया? तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्राचीन समय में जो भी शब्द थे उनका उपयोग किस लिए किया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? परिवार का मुखिया। गृहपति वैदिक काल में परिवार का मुखिया होता था, जो आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यों का संचालन किया करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेदों की रचना किस लिपि में हुई? ब्राह्मी, खरोष्टी, देवनागरी या फिर किसी लिपि में नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किसी लिपि में नहीं। वेदों की रचना मौखिक परंपरा में हुई थी। इसे स्मृत परंपरा में पीढ़ियों तक याद रखा गया, यानी इनको एक दूसरे को बोलकर सुनाया जाता था। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती गई। इसका मतलब लेखन काफ़ी समय बाद हुआ था। आगे देखते हैं, मगध महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? वैशाली, कपिलवस्तु, राजगृह या फिर उज्जैन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राजगृह थी। प्रारंभिक काल में मगध की राजधानी राजगृह थी, जिसे बाद में पाटलिपुत्र क्या किया जाता है? स्थानांतरित कर दिया जाता है। आगे देखते हैं, बुद्ध चरित्र ग्रंथ के लेखक कौन है? अश्वघोष, नागसेन, वसुमित्र या फिर आनंद? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र संस्कृत में लिखा गया एक महाकाव्य है, जिसके रचयिता अश्वघोष थे। अगला दिन, सिक्कों में किस देवता की छवि प्रायः मिलती है? विष्णु, शिव, लक्ष्मी या फिर सूर्य? करेक्ट आंसर क्या होगा? सूर्य की। गुप्त काल में सूर्य की छवि वाले स्वर्ण मुद्रा प्रचलित थी, जिससे सूर्य उपासना का पता चलता है। गुप्त साम्राज्य में ही क्या हुआ था? सोने के सिक्का जारी किए गए थे। आगे देखते हैं, किस विदेशी यात्री ने कहा था कि भारत में कोई दंड प्रक्रिया नहीं है? ऑप्शन आप देख सकते हैं, ह्वेन-सांग, फाहियान। आंसर क्या होगा? फाहियान। फाहियान ने लिखा है कि भारत में अपराध बहुत कम होते थे और दंड की आवश्यकता नहीं थी। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी या फिर कालीबंगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपिटक ग्रंथ किस भाषा में मूलतः रचित हुए थे? संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर फारसी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पाली भाषा में। त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं, जो मूलतः पाली भाषा में लिखे गए थे। आगे देखते हैं, किस शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर विक्रमादित्य? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने कभी हार का सामना नहीं किया था। इसके बारे में मैंने डिटेल से इसके बारे में बताया, आप चाहें तो लेक्चर जाके देख सकते हैं एनसीईआरटी का।
प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप सभी चैप्टर वहाँ से देख पाएंगे। आगे देखते हैं। महाजनपद काल में अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी, पाटलिपुत्र, चंपा या फिर राजगीर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उज्जैनी। महाजनपद अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, जो वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन रिपीट है, तो इसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने, जो कि 5वीं शताब्दी में की थी। तो इस तरह से हमारे 115 क्वेश्चन इसमें टोटल थे, जो मैंने सभी यहाँ पे करा दिया है। अब मैं जो भी नेक्स्ट क्लास 7th की मैं NCERT हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, तो उसका हर चैप्टर के साथ MCQ कराने में प्रॉब्लम है कि 4-5 बनेंगे और वो सर्च करने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए सभी चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं इसी तरह का एक वीडियो उसका भी बना दूंगा। 100-150 जितने भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे कोशिश करूंगा कि 200 के अंदर ही रहें, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी रहे। और वही क्वेश्चन लूँगा जो बार बार रिपीट होते हों, परीक्षा में आने की ज़्यादा उनकी संभावना हो, तो वही कराऊँगा। तो ये हमारा यहीं पर समाप्त होता है।